29 मार्च 1989 की वो रात जब टोक्यो पुलिस स्टेशन के एक अंधेरे कमरे में 4 लड़कों से एक किडनैपिंग और रेप के मामले में पूछताछ चल रही थी। पुलिस को लग रहा था कि ये एक आम सा केस है, लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए तो मेन कल्प्रिट हिरोशी मियानो को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि उसके दोस्त जो ओगुरा ने पुलिस के सामने उनके सबसे बड़े और सबसे खौफनाक गुनाह की बात कबूल कर ली है और इसी वजह से उसने अपनी सजा कम करवाने के लालच में उसने एक ऐसी दास्तां कबूल की जिसे सुनकर वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर्स की रूह कांप गई थी। उसने रोते हुए कहा, पर हमने एक और लड़की को किडनैप किया था, उसे 40 दिनों तक जिंदा नरक दिखाया और फिर उसे जान से मारकर उसकी डेड बॉडी को सीमेंट के साथ एक लोहे के ड्रम में कंक्रीट बना दिया था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि उनके पास इस गर्ल के मिसिंग होने का कोई बड़ा क्लू नहीं था। लेकिन जब पुलिस उन्हें साथ लेकर टोक्यो के वकासु कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है और उस भरी ड्रम को कटवाती है तो अंदर जो मिलता है उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। वो कोई झूठ नहीं था, बल्कि 17 साल की एक मासूम लड़की की लाश थी, जिसे बाद में फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई किया गया। ये दास्तां है जुंको फुरुता की, वो लड़की जिसे 40 दिनों तक मौत के दलदल में ढकेला गया। दोस्तों, मेरा नाम है ब्लेड और आप देख रहे हैं न्यू प्रूफ। अगर आपको रियल लाइफ क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साइतामा प्रीफेक्चर के मिसातो शहर में रहने वाली जुंको फुरुता एक बेहद ब्राइट, होनहार और सुलझी हुई हाई स्कूल सीनियर थी। अपने अच्छे नेचर और एकेडमिक्स में बेहतरीन होने की वजह से वो सभी की पसंदीदा थी। काफी खूबसूरत भी थी वो ग्रेजुएशन के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर में काम शुरू करने वाली थी और उसका सपना एक आइडल सिंगर बनने का था। वो अपने ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम करके थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही थी। वो अपनी एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा ही रही थी कि उस पर स्कूल के ड्रॉप आउट गुंडों की नजर पड़ी, जो वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और यकूजा के छोटे गुंडे यानी छिनपीरा बन चुके थे। इनका लीडर था 18 साल का हिरोशी मियानो। हिरोशी ने जुंको को अप्रोच करने और डेट पर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन जुंको ने काफी शराफत से उसे इग्नोर कर दिया था। अपने लोकल एरिया में गुंडागर्दी करने वाले हिरोशी का ईगो अब हर्ट हो गया था। उस एक रिजेक्शन ने हिरोशी के दिमाग में नफरत का एक ऐसा जहर घोल दिया था जिसका अंजाम जुंको फुरुता के लिए बहुत भयंकर होने वाला था। 25 नवंबर 1988 की उस बदकिस्मत शाम को जुंको अपनी पार्ट टाइम शिफ्ट खत्म करके साइकिल से घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था और इसी बात का फायदा उठाने के लिए हिरोशी मियानो और उसका दोस्त 16 साल का शिंजी मिनातो मोटरसाइकिल्स पर घाट लगाए बैठे थे। हिरोशी के इशारे पर शिंजी ने जुंको की साइकिल को जोर से लात मारी, जिससे जुंको सड़क पर गिर गई और शिंजी तुरंत अपना बहाना बना के वहाँ से भाग गया। तभी एक सोची समझी साजिश के तहत हिरोशी वहाँ एक मददगार बनकर आगे आया। जुंको उसे पहले से ही जानती थी, इसलिए उसने बिना किसी शक के उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन हिरोशी उसे घर छोड़ने के बजाय बहला फुसलाकर एक सुनसान वेयर हाउस ले गया, जहाँ उसने जुंको को डराया कि वो यकूजा का मेंबर है। इसके बाद वो उसे टैक्सी से अडाची के एक होटल ले गया और वहाँ उसके साथ दरिंदगी की। उसने होटल से ही शिंजी के घर फोन करके अपने दोस्त जो ओगुरा को इस बारे में बताया, जिसने कहा कि लड़की को जाने मत देना। अगली सुबह यानी 26 नवंबर को हिरोशी जुंको को एक पार्क ले गया, जहां बाकी के तीनों दोस्त 17 साल का जो ओगुरा, 16 साल का शिंजी मिनातो और यसुशी वतानाबे 17 साल का पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वहाँ उन चारों ने जुंको को घेर लिया और धमकी दी कि अगर उसने भागने या चिल्लाने की कोशिश की तो यकूजा उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। अपने माँ बाप की सलामती के लिए 17 साल की वो मासूम पूरी तरह से सहम गई थी। फिलहाल अपने जुर्म को छुपाने के लिए ये चारों जुंको को 16 साल के शिंजी मिनातो के घर ले गए। और इस दास्तां का सबसे शर्मनाक सच ये है कि जुंको को जिस कमरे में कैद किया गया था वो शिंजी के घर की ऊपर मंजिल पर था और नीचे उसके पेरेंट्स रहते थे। उन्हें ऊपर से आने वाली चीखों की आवाजें साफ सुनाई देती थी, लेकिन उन पेरेंट्स ने अपने ही बेटे के वायलेंट और गुस्से वाले नेचर से डरने का बहाना बनाकर अपनी आंखें और कान पूरी तरह
बंद कर लिए थे। जुंको को मजबूर किया जाता था कि जब पेरेंट्स सामने हो तो वो शिंजी की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करे। जुंको के गायब होने के ठीक 2 दिन बाद 27 नवंबर को उसके परेशान माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई, लेकिन जैसे ही इन लड़कों को खबर मिली उन्होंने जुंको को बहुत मारा और पीटा और मजबूर किया कि वो अपने घर फोन करे। जुंको ने अपनी माँ को फोन किया, 3 बार उसने फोन किया था और तीनों बार उसने झूठ बोला कि वो अपनी मर्जी से बाहर है, दोस्तों के साथ है और सेफ है, ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक जाए। और हुआ भी यही था गाइस। इसके बाद शुरू हुआ नर्क का वो दौर जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 25 नवंबर से लेकर 4 जनवरी 1989 तक यानी पूरे 40 दिनों तक जुंको को एक पंचिंग बैग बना दिया था इन लोगों ने। इन 40 दिनों में उन दरिंदों ने अपने लगभग 100 से भी ज्यादा आवारा दोस्तों को उस घर में बुलाया जिन्होंने उस मासूम की रूह तक को झिंझोड़ दिया था। यकूजा के डर से उन 100 लड़कों में से किसी एक ने भी पुलिस को खबर नहीं दी थी, और भाई साहब बताते भी कैसे, वो तो खुद उसके साथ गलत काम करने और उस नरक का हिस्सा बनने आए थे। जुल्म करने के तरीके हर दिन और भयंकर होते गए। लेट नवंबर में ही उन्होंने सेवेर फिजिकल असॉल्ट के बाद जुंको के जिस्म पर माचिस और लाइटर से लगातार वार किए। वो उसे छत पर ले जाकर ठंड में बिना कपड़ों के खड़ा कर देते और जब वो दर्द से रोती तो उनका मनोरंजन होता था इससे। दोस्तों, इंटरनेट पर कई ऐसी अफवाहें हैं कि डंबल से उन्होंने जुंको के पैर तोड़ दिए थे, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खौफनाक है। सच तो ये है कि अर्ली दिसंबर में जब जुंको ने एक बार चुपके से पुलिस को फोन करने की कोशिश की थी तो सजा के तौर पर हिरोशी ने उसके चेहरे और पेट पर लगातार भारी चीजों से वार किए थे। उसके एंकल्स को उसने लाइटर फ्लूइड से जला दिया था और उसके ऊपर भारी लोहे की चीजें पटक दी थी ताकि वो दोबारा खड़ी ही ना हो सके। सेवियर स्टार्वेशन, डिहाइड्रेशन और भयानक इन्फेक्शन के कारण वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि चलने के काबिल तक नहीं रही थी वो। उन्होंने उसे खाना देना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि जब वो भूख से तड़पती तो उन्होंने उसे जिंदा कीड़े और कॉकरोचेस खाने पर मजबूर किया था। गाइस, दरिंदगी यहाँ भी नहीं रुकी थी। उसके साथ इन लोगों ने ऐसी ऐसी अमानवीय चीजें की थी जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उसे ये लोग जबरदस्ती ढेर सारी अल्कोहल पीने पर मजबूर करते थे, पेंट थिनर के नशीले फ्यूम से इनहेल करने पर उसे मजबूर करते थे ताकि वो बेहोश रहे और चीख न सके। उसके सर पर बार बार भारी वेट ड्रॉप करते थे ये लोग, जिससे उसके कान के पर्दे फट गए थे और उसकी नोज से लगातार ब्लीडिंग ही होती रहती थी। ये लोग उसे खौलता हुआ यानी कि बुलबुले उड़ता हुआ सूप पिलाते थे। सोच भी सकते हो आप यार किस कदर टॉर्चर से गुजरी थी वो। मैं तो जब भी जुंको फ्रूटा का केस सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मेरी तो रूह कांप जाती है गाइस। ऐसा कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ। फिलहाल दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक सेवियर मेलन्यूट्रिशन और लगातार हीटिंग डिवाइस यानी लाइटर से जलाए जाने के चलते उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसका चेहरा पूरी तरह पहचाना नहीं जा सकता था। उसके पूरे जिस्म पर 3rd डिग्री बर्न्स थे और अनट्रीटेड वाउंड से फाउल स्मेल आने लगी थी। उसके इंटरनल ऑर्गन्स फेल होने की कगार पर थे। वो चलना तो दूर, अब ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी और हर पल उन दरिंदों के सामने गिड़गिड़ाती थी वो, मुझे और मत मारो बल्कि मुझे जान से ही मार दो। 4 जनवरी 1989 की उस सुबह मेन कल्प्रिट हिरोशी मियानो महजोंगी गेम में अपने सारे पैसे हार चुका था और उसने इसका पूरा गुस्सा उस अधमरी लड़की पर निकाला। उसने जुंको पर गर्म मोम गिराई और बेहद दर्दनाक टॉर्चर किया। अपने हाथों पर खून लगने से बचने के लिए उसने हाथों पर प्लास्टिक बैग्स बांध लिए थे और उसको भारी मुक्को लातों से बहुत ज्यादा मारा था उसने, और उसके तीनों दोस्त ने भी मारा था। इसके बाद उन्होंने उसके ऊपर फिर से लाइटर फ्लूइड छिड़का और आग लगा दी। घंटों चले उस भयानक और आखिरी टॉर्चर के बाद सुबह लगभग 10 बजे जुंको फ्रूटा के जिस्म ने सांस लेना बंद कर दिया था। उसका ये नर्क हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अपने पाप को दफन करने के लिए उन्होंने उसकी बॉडी एक ब्लैंकेट में लपेटी ट्रेवल बैग में डाली और उसे एक 55 गैलन के लोहे के ड्रम में कंक्रीट भरकर टोक्यो के वकासु कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक दिया था।
2 अप्रैल 1989 को जुंको का फनरल हुआ। उसके मासूम सपनों को थोड़ा सम्मान देने के लिए उसकी पोटेंशियल कंपनी ने उसकी यूनिफॉर्म उसके कास्केट में रखी और उसके स्कूल प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को उसका पोस्ट ह्यूमस ग्रेजुएशन डिप्लोमा सौंप दिया था। इस केस में पूरे जापान को हिला दिया था, लेकिन अदालत का फैसला इससे भी ज्यादा बड़ा झटका होने वाला था, क्योंकि ये चारों कानून की नजर में अंडर एज थे, माइनर थे, इसलिए उन्हें जापान के जुवेनाइल लॉ के तहत बचा लिया गया था। कोर्ट ने उनके सुधार को उनकी सजा से ज्यादा जरूरी समझा था। डिफेंस साइड के वकीलों ने दलील दी कि मियानो का इमोशनल डेवलपमेंट डीले था और उसके पेरेंट्स ने अपना घर बेचकर जुंको के परिवार को 5 करोड़ येन यानी 50 मिलियन येन का भारी कंपनसेशन दिया है, इसलिए उसे मौत की सजा से बचा लिया गया था। हालांकि 1983 के नागायामा क्राइटेरिया के मुताबिक एट्रोशियस क्राइम्स के लिए माइनर्स को मौत की सजा दी जा सकती थी, फिर भी कोर्ट ने रहम दिखाया था। इस कानूनी नाकामी के खिलाफ पूरे जापान में ऐसी नफरत और गुस्सा भड़का कि साल 2000 में जापान को अपना जुवेनाइल एक्ट बदलना पड़ा, जिसके तहत अब 16 साल से बड़े माइनर्स अगर मर्डर करते हैं तो उन पर एडल्ट कोर्ट में मुकदमा चलता है। लेकिन उस वक्त की पनिशमेंट्स बेहद कम थी। हिरोशी मियानो को कोर्ट ने पहले 17 साल की सजा दी थी, लेकिन अपील के बाद उसे 20 साल की जेल हुई। जो ओगुरा को 5 से 10 साल की सजा मिली थी। शिंजी मिनातो को 5 से 9 साल की सजा मिली थी। यसुशी वतानाबे को 5 से 7 साल की सजा मिली थी। लेकिन असली खौफनाक बात यह है कि जेल से निकलने के बाद भी इनकी क्रिमिनल मेंटेलिटी नहीं बदली थी। जो ओगुरा 1999 में सजा काटकर ये बाहर आया था, लेकिन 2004 में इसने एक 27 साल के लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड के सिलसिले में किडनैप किया, अपनी कार की डिग्गी में डाला और उसे 4 घंटे तक पीटा। ओगुरा ने वहाँ घमंड से बोला, मैं तो पहले भी एक मर्डर कर चुका हूँ और मुझे पता है पुलिस से कैसे बचते हैं। फिलहाल इसके लिए उसे दोबारा 7 साल की जेल हुई थी। बस सबसे घिनौनी बात, उसके पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी जुंको के परिवार को देने का फैसला किया था, लेकिन जेल से आते ही इसने वो सारे पैसे अपने ऊपर उड़ा दिए थे। जोगुरा तो बिल्कुल ही चूतिया ही था और इसकी पत्थर दिल माँ ने जुंको की ग्रेव कब्र पर जाकर तोड़फोड़ की थी और दावा किया था कि जुंको ने उसके बेटे की जिंदगी खराब कर दी। शिंजी मिनातो साल 2018 में कावागुची में इसने एक 32 साल के आदमी पर पार्किंग स्पॉट के झगड़े पर लोहे की रॉड और चाकू से हमला किया था और उसे किडनैप करने की कोशिश की थी और इस अटेम्प्ट मर्डर के चार्जेस में इसे दोबारा अरेस्ट किया गया और ये अभी जेल में है। जुंको फुरुता के परिवार को कानून से कभी भी पूरा इंसाफ नहीं मिला। वैसे आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या ऐसे दरिंदगी भरे अपराधों में उम्र को देखना सही होता है? क्या इन दरिंदों को बाहर आने का मौका मिलना चाहिए था? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, अगर आपको अमीर प्रूफ की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो आएगी इसी संडे रात 8 बजे। तब तक के लिए सतर्क रहें, क्योंकि हर हंसता हुआ चेहरा सच नहीं बोलता और हर खामोशी एक न्यू प्रूफ होती है।